कानपुर विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष, डीएसएन कॉलेज बीए प्रथम वर्ष के प्रिय छात्रों और भूगोल की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, जैसा कि हमने आज आपसे जिस विषय पर हमने चर्चा करने की बात करी है वो है मानव प्रकृति अंतर संबंध पर विचार। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूगोल का जो बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा सेकंड पेपर है आदि मानव भूगोल वो डिस्क्रिप्टिव है। वहां पर आपको आंसर राइटिंग लिखने हैं, आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो ये ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में भूगोल वैकल्पिक विषय जो भी छात्र लेते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जिस हिसाब से अब सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस हिसाब से प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल या किसी भी विषय की गहराई और गहनता के साथ विषय की जो है गहराई बढ़ी है, उसकी सूक्ष्मता बढ़ी है, उसके आधार पर आप इस टॉपिक को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि अब यूपीएससी में भी 200 एक क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो 200 वर्ड को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि मानव और प्रकृति के जो अंतर संबंध है मानव भूगोल में, मानव प्रकृति अंतर संबंध पर, तो मानव और प्रकृति के मध्य संबंध क्या है और इस संबंध में भौगोलिक जो चिंतन है, जो भौगोलिक चिंतन की विचारधारा है, उसके आधार पर 3 विचारों की बात कही गई है। मुख्य रूप से 3 विचारों पर बात कही गई है। पहली विचारधारा है प्राकृतिक निश्चयवाद, अंग्रेजी में इसको नेचुरल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, डिटर्मिनिज्म यानी निश्चयवाद या नियतिवाद। दूसरी अवधारणा है संभववाद, इसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं या पॉसिबिलिज्म की संज्ञा दी जाती है। और जो तीसरी अवधारणा है उसको नव निश्चयवाद की संकल्पना या नव निश्चयवाद कहा जाता है और इसको नियो डिटर्मिनिज्म की संज्ञा दी जाती है। तो मानव और प्रकृति के मध्य संबंध का विश्लेषण या मानव प्रकृति के मध्य कैसे संबंध रहे हैं, प्रकृति महत्वपूर्ण है कि मानव महत्वपूर्ण है, मानव और प्रकृति में से कौन किसको नियंत्रित करता है और कौन किसके अधीन कार्य करता है, इस संदर्भ में हमारे भौगोलिक चिंतन की विचारधारा में या भूगोल के संदर्भ में या भूगोल के विद्यार्थी के रूप में विभिन्न विद्वानों ने, भूगोलविदों ने 3 प्रकार की अवधारणाओं की बात कही है। और मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूं कि ये तीनों प्रश्न एक साथ भी पूछा जा सकता है कि मानव प्रकृति के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। जब कहीं भी आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि जिसने भी प्रश्न बनाया है या प्रश्नकर्ता आपसे निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद की अवधारणा के अंतर्गत आपके प्रश्न की फ्रेमिंग मांग रहा है, आपसे उत्तर की आकांक्षा करता है। अगर स्पेशली अपने सिलेबस पे केंद्रित किया जाए तो प्रकृति निश्चयवाद शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है, यानी तीनों टॉपिक शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकते हैं, 200 वाले में भी आ सकते हैं और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये प्रश्न पत्र या ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चर्चा करेंगे, मोटा मोटा समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों विचारधाराएं क्या है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन को लिखिए तो उसका एक फ्रेमिंग होती है, क्वेश्चन का एक डिमांड होती है क्वेश्चन की, और उस डिमांड के हिसाब से अपने आप को जो है आपको एक्सप्रेस करना होता है। अगर आप अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जब मार्क्स मिलते हैं तो आपको लगता है कि आपको जो अंक प्राप्त होने चाहिए थे आपको अंक प्राप्त नहीं हुए। थोड़ा सा मेरी ये भी इच्छा रहेगी, एक मेरा प्रयास रहेगा कि जो मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं इसमें, जैसे कि यूपी पीजीटी का एग्जाम होने जा रहा है, यूजीसी नेट का एग्जाम होने जा रहा है, यूजीसी जेआरएफ का एग्जाम होने जा रहा है, तो इन तमाम परीक्षाओं में जो मोटे मोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट के स्तर पे या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल हैं उनको आप समझने की कोशिश करें, उनके हल आपको इस लेक्चर के बाद मिलने प्रारंभ हो जाए या उनके हल आप खुद तलाशना प्रारंभ कर दें। तो शुरुआत करते हैं प्राकृतिक निश्चयवाद की। मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों के विश्लेषण की सबसे पहली अवधारणा है, पहला विचार है। और ये विचार
जिस क्षण से मानव प्रकृति के साथ अंतर संबंध स्थापित करना प्रारंभ किया मानव ने, यानी एक समय ऐसा था कि मानव ने अपने आसपास के वातावरण परल को समझना प्रारंभ किया और समझने के साथ साथ वातावरण की चीजों को अपने हिसाब से ढालना प्रारंभ किया। वातावरण की वस्तुओं को, वातावरण के जो भौतिक तत्व थे, हवा, पानी, आग, पेड़ पौधे, उसने पौधों से भोजन ग्रहण किया, जीवों को पालतू बनाया, पेड़ पौधों को पालतू बना करके कृषि की। तो उस व्यवस्था के साथ ही, उस तादात्म्य के साथ ही, उस सामंजस्य के साथ ही इस विचारधारा का यानी प्राकृतिक निश्चयवाद की अवधारणा का उदय होता है। और यह अवधारणा ये कहती है कि प्रकृति नियंता है और मनुष्य उसका दास है। स्पष्ट रूप से प्राकृतिक निश्चयवाद कहती है, मतलब निश्चयवाद का मतलब क्लियर है, एकदम डिटर्मिनिज्म है, एक बिल्कुल निश्चित है। क्या निश्चित है? कि प्रकृति मनुष्य की नियंता है, यानी प्रकृति अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, अपने तत्वों के माध्यम से, अपने विभिन्न क्रियाविधियों के माध्यम से मनुष्य के ऊपर क्या करती है? मनुष्य के ऊपर नीति नियंत्रण स्थापित करती है। और यही इस विचारधारा की मूल अवधारणा है। और अगर ऐतिहासिक कालानुक्रम में देखा जाए तो हिप्पोक्रेटस यूनानी विचारक थे, हेरोडोटस जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने कहा था कि भूगोल को इतिहास के दृष्टिकोण से और इतिहास को भूगोल के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अरस्तु, आप वेल नोन, आप इनको जियोग्राफर कहें, फिलासफर कहें, आयुर्वेदाचार्य कहें, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे स्ट्रैबो, इमैनुअल कांट, हमबोल्ट जिनको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, और रिटर महोदय तक, यानी एक विद्वानों की लंबी कालानुक्रम है, लंबी एक लाइन है जिन्होंने प्राकृतिक निश्चयवाद के विचारधारा को प्रश्रय दिया, यानी जिनका मानना था कि प्रकृति मनुष्य के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। थोड़ा सा उदाहरण की तरह देखा जाए तो जैसे विश्वत रेखा का प्राणी है, तो विश्वत रेखा में जो व्यक्ति रहते हैं उनके जो जीवन की शैली है, उनका खान पान, रहन सहन, उनके जीवन के अन्य तत्व, चाहे वो सामाजिक तत्व हो, चाहे सांस्कृतिक तत्व हो, चाहे इथिकल हो, चाहे उनकी शारीरिक बनावट हो, हर चीज का निर्धारण प्रकृति के द्वारा होता है। और यही बात कहते हैं प्रकृति या प्राकृतिक निश्चयवाद की बात कही जाती है। और विचारधारा के रूप में इसका प्रतिपादन किया था प्रेटजेल महोदय ने। प्रेटजेल महोदय एक जर्मन विचारधारक थे, जर्मन विचारधारा। इस तरह से माना जाए कि प्राकृतिक निश्चयवाद को एक अवधारणा के रूप में विकसित करने का अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो प्रेटजेल महोदय को दिया जाता है और जर्मन विचारधारा को दिया जाता है। और इसके समर्थकों में सबसे जो भूगोल के लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए, मानव पृथ्वी तल की उपज है। मैन इज द डस्ट ऑफ नेचर, मानव पृथ्वी तल की उपज है। और इस विचारधारा के आधार पर ही जो है, जो कि चर्चिल महोदय एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी और प्रेटजेल महोदय की एक प्रमुख शिष्या थी, उन्होंने जो है अमेरिका में भी जो है प्राकृतिक निश्चयवाद यानी भौगोलिक निश्चयवाद या प्राकृतिक निश्चयवाद या प्राकृतिक निश्चयवाद की अवधारणा को वहां पर उसका प्रसार किया, एक्सटेंशन किया। और जो महत्वपूर्ण समर्थक जिनका नाम लिया जा सकता है वो आइसा बोमन महोदय थे। आइसा बोमन महोदय ने प्रेटजेल महोदय की विचारधारा की प्रकृति मानवीय क्रियाकलापों की नियंता है, इसका समर्थन किया। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रश्न की अपनी प्रकृति होती है, तो अगर ये प्रश्न 60 टाइप में आता है तो आपको इसमें सबसे पहले आपको प्राकृतिक निश्चयवाद है क्या, उसकी अवधारणा को समझाना है, प्रतिपादन किसने किया और उसका समर्थन किसने किया, और समर्थन में जो है आपको क्या होता है सैंपल महोदय का ये जो कथन है मानव पृथ्वी तल की उपज, ये आपको देना पड़ेगा। फिर आपको विशेषताएं बतानी है कि भौगोलिक निश्चयवाद की क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहला महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि मानव प्रकृति संबंधों पर पहला विचार है। तो ये पहला विचार है। पहला विचार इन द सेंस ये है कि जैसे मैंने आपको एक ऊपर एक लाइन एक कालानुक्रम में एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ने दिखाया है कि सबसे पहले हिप्पोक्रेटस महोदय ने भौगोलिक निश्चयवाद की बात की। हेरोडोटस महोदय जिनको इतिहास या इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इन्होंने कहा था कि भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और इतिहास को भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में इन्होंने जो है भूगोल और इतिहास के मध्य अंतर संबंध को स्थापित करने में, अंतर संबंध का विकास करने में, उसके मध्य जो क्या बोलते हैं कोरिलेशन है उसको ढूंढने में अपना पूरा जीवन
अपना पूरा अकादमिक जीवन इन्होंने खर्च किया। अरस्तु एक बहुत बड़े विद्वान थे, ग्रीक ज्योग्राफी के या ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट के। स्ट्रैबो महोदय रोमन थे। कांट महोदय इमैनुअल कांट एक महत्वपूर्ण नाम है। हम्बोल्ट जिनको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, और कार्ल रिटर हम्बोल्ट के समकक्षी थे और आर्मचेयर ज्योग्राफर थे। इन तमाम ज्योग्राफर्स ने पहले विचार के रूप में कि प्रकृति और मानव के मध्य जो संबंध है, उनके पहले विचार के रूप में भौगोलिक निश्चयवाद की यानी प्राकृतिक निश्चयवाद की बात कही। तो ये पहला विचार था। दूसरा, मानव प्रकृति का दास है, इसकी जो मौलिक मान्य था कि मनुष्य प्रकृति का दास है, मनुष्य प्रकृति के क्रियाकलापों के अधीन है, मनुष्य प्रकृति का दास है, और इस नाते मनुष्य को प्रकृति की सीमाओं के अंदर रहकर ही अपने क्रियाकलापों को संपन्न करना है। प्रकृति जब भी चाहेगी मनुष्य को उसके जो है लिमिट के अंदर लिमिटेड कर देगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बात कही कि प्रकृति मानवीय क्रियाकलापों की नियामक है, नियंता है, तो इसकी मौलिक विचारधारा थी कि प्रकृति के समक्ष मनुष्य असहाय है, निरुपाय है, और प्रकृति जैसे चाहेगी प्रकृति मनुष्य को अपने हिसाब से ढालेगी, अपने हिसाब से परिवर्तन करेगी, और मनुष्य को उन सीमाओं का पालन करना पड़ेगा। और यही विचारधारा की आलोचना का कारण बना। आलोचना में सबसे पहले जाल कैथम महोदय और लुशियन फैब्रे महोदय ने जो है इसकी आलोचना की। कैथम महोदय ने इसके विरुद्ध में व्यवहारिक संभववाद की बात कही। लुशियन फैब्रे महोदय ने संभववाद शब्द का सृजन किया, संभववाद की विचारधारा को एक पल्लवन दिया, उसको एक नया आयाम दिया। केशव महोदय ने भी इन लोगों का समर्थन किया, और इनका मानना यह था कि आलोचना में आपको लिखना है कि पहली बात ये एकांगी विचार है। अगर कोई भी विचारधारा सिर्फ किसी एक पक्ष को लेकर के अपनी बात कहती है, बात को व्याख्यायित करती है, तो विचारधारा उचित नहीं है। मानव प्रकृति का दास नहीं है। कई सारे ऐसे औद्योगिक क्रांति के बाद मानव ने अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता के आधार पर प्रकृति के नियमों को, प्रकृति की सीमाओं को क्रॉस किया, उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके उनका अपने लिए प्रयोग किया। तकनीकी ज्ञान मानवीय प्रभाव को बढ़ाते हैं, और तकनीकी ज्ञान ने मानवीय प्रभाव को बढ़ाया है। और अब यह स्थिति है कि आप ये नहीं कह सकते कि मनुष्य प्रकृति का दास है। और इसी आलोचना के आधार पर जिस नई विचारधारा का सृजन होता है, उदय होता है, उस विचारधारा को हम लोग संभववाद की अवधारणा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए पॉसिबिलिज्म की बात कही गई है। प्रकृति मनुष्य के समक्ष कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है, और मनुष्य उन संभावनाओं का स्वामी होता है, और मनुष्य उन संभावनाओं के आधार पर प्रकृति में या प्रकृति के स्वरूप में नियामक परिवर्तन करता है, और उन नियामक परिवर्तनों के आधार पर मनुष्य प्रकृति का स्वामी हो जाता है, प्रकृति का नियंता हो जाता है। तो ये जो दूसरी अवधारणा है, पहली अवधारणा कहती है कि प्रकृति मनुष्य पर नियंत्रण स्थापित करती है, और दूसरी अवधारणा कहती है मनुष्य प्रकृति पर अवधारणा ये नियंत्रण स्थापित करती है। और अगर तकनीकी आधार पर बात करें तो इसका प्रतिपादन किया विडाल डी लाप्लास महोदय ने। फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट के जनक थे, ये फ्रेंच ज्योग्राफर थे, और इस शब्द की जो खोज या सृजन किया उसको किया लुशियन फैब्रे महोदय ने। तो अगर किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि संभववाद का शब्द का सृजन किसने किया, संभववाद शब्द किसने दिया, तो लुशियन फैब्रे ने दिया। लेकिन अवधारणा का जो है प्रतिपादन या अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जो है पॉल विडाल डी लाप्लास को जाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण जो कथन है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, वह क्रियाशील प्राणी है, और उसके लिए कई संभावनाएं हैं। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, मनुष्य प्रकृति में व्याप्त संभावनाओं का इस्तेमाल अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर करता है, और उन तकनीकी ज्ञान के आधार पर मनुष्य जो है उन संभावनाओं का स्वामी है। विशेषताओं की अगर बात करें तो पहली विशेषता यह है कि विचारधारा मानती है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। प्रकृति मानव के तकनीकी ज्ञान या प्रकृति मानव के तकनीकी ज्ञान के आधार पर परिवर्तित की जा सकती है, यानी प्रकृति के जो तत्व हैं, प्रकृति की जो विशेषताएं हैं, उनको मानव के तकनीकी ज्ञान के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा है कि मानवीय क्रियाकलाप प्रभावी होते हैं। प्रकृति के बैरियर्स की तुलना में, प्रकृति के अवरोधों की तुलना में जो मानव के क्रियाकलाप में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रकृति केवल एक सलाहकार की तरह है, प्रकृति केवल एक एडवाइजर है। प्रकृति मनुष्य के क्या बोलते हैं क्रियाकलापों को नियंत्रित नहीं कर सकती, एक सलाह दे सकती है कि आपको इस लिमिटेशन में रहना है, लेकिन उन बैरियर्स को मानना ना मानना मनुष्य के ऊपर निर्भर है।
और अगर इसकी आलोचना की जाए तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क होता है कि अगर ये लोकल क्वेश्चन के रूप में अपना खुद का एक क्वेश्चन बनता है तो आपको संभवाद है क्या, प्रतिपादन किया किसने, समर्थक कौन कौन थे, प्रमुख विचार कौन कौन थे, विशेषताएं क्या थी, और आलोचना भी आपको लिखनी है, क्योंकि जब तक आपने आलोचना नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। आलोचना क्या है? मानवीय क्रियाएं पूर्ण स्वभाव सार्वभौमिक नहीं है। मतलब अगर ये कहा जाए कि मनुष्य ने प्रकृति पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली है तो यह उचित नहीं है, यह क्या बोलते प्रभावी विचार नहीं है, क्योंकि अगर पूरे पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए तो कुछ स्थान है जहां पर मनुष्य ने अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके प्रकृति पर विजय तो प्राप्त की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं की, अभी भी प्रकृति प्रभावी है। ऐसे आप जैसे समझिए कि पर्वत की हिमाच्छादित चोटी के ऊपर अगर मनुष्य ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करके वहां पर कोई पेड़ पौधा लगाता है तो ग्रीन हाउस का भी एक लिमिटेशन है, एक पौधा दो पौधा या एक छोटे एरिया को ही कवर कर सकता है। बड़े क्षेत्र में प्रकृति के पूरे तत्वों को परिवर्तित करना संभव नहीं है, और अगर ऐसा जहां जहां पर मनुष्य ने किया वहां पर मनुष्य को उसका उसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ेंगे। आप देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, जलवायु परिवर्तन के रूप में, भूकंप ज्वालामुखी की क्रियाओं के रूप में, बाढ़ और सूखा की जो विभीषिकाएं हैं, इनकी जो आवृत्ति है, इनकी आवृत्ति बढ़ी हुई है, साइक्लोन्स की आवृत्ति बढ़ी है। तो प्रकृति ने मनुष्य को सदैव जो है मनुष्य को अपनी सीमा के अंदर रहने के लिए प्रेरित किया है, उसको जो है मनुष्य को अपनी सीमा के अंदर रखा है। तो अगर इस विचारधारा के आधार पर हम कहें कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिए तो संभव नहीं है, यह एक क्या बोलते हैं अंधी विचारधारा है। जिस प्रकार प्राकृतिक निश्चयवाद एक एकांगी विचारधारा से प्रकार लीजिए कि एकांगी विचारधारा है, तो इसलिए जो है यह विचारधारा जो है मानव प्रकृति के संबंधों की व्याख्या करने में पूर्ण विचारधारा नहीं मानी जा सकती है। नियो डिटरमिनिज्म कहते हैं, और इसके लिए कुछ शब्दावली इस्तेमाल की गई है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा जाता है। इसको रूपो व जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म भी कहा जाता है। इसको जो है जॉर्ज कैथम महोदय ने व्यवहारिक संभववाद कहा गया है, इनके द्वारा कहा गया है। तो ये तक अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए तो आपको ये चीजें आपको कंठस्थ करनी पड़ेगी, इसको आपको अपने दिमाग में माइंड में रखना पड़ेगा। तो इन दो विचारधाराओं के मध्य जो क्लैश था, इन दो विचारधाराओं में मानव प्रकृति के संबंधों को लेकर के जो एकांगी बात कही गई थी, जो अंधानुकरण की प्रवृत्ति थी, उस विचारधारा को या उन बातों को नियो डिटरमिनिज्म के माध्यम से समन्वित करने का प्रयास किया। और इस समन्वयन का प्रयास जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर महोदय एक ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में भूगोल। उस किताब में उन्होंने जो है जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया उसको वैज्ञानिकों ने, विशेषकर भूगोलविदों ने नव निश्चयवाद की अवधारणा का नाम दिया, या नव निश्चयवाद की अवधारणा की संज्ञा दी। जैसा मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या बातें कही गई, इसके लिए तकनीकी शब्दावली क्या क्या की कही गई, इसकी विशेषताओं पर मैं थोड़ा चर्चा कर लूं। थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने नहीं किया। इस विशेषताएं की मानव प्रकृति के मध्य समन्वय पर बल देता है, किसी भी एक पक्ष की ओर जाने से बचता है, मनुष्य और प्रकृति के मध्य सहयोग और सामंजस्य की बात करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बात कही कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें कथन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य संबंधों की व्याख्या इन्होंने इस प्रकार से की कि मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन करता है, या मनुष्य प्राकृतिक तत्वों के साथ छेड़छाड़ या उनमें मॉडिफिकेशन या उनमें संभावना चला सकता है, लेकिन वो प्रकृति के सलाह पर ही कर सकता है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा कि प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया कि प्रकृति और क्या बोलते हैं मनुष्य के संबंधों को उन्होंने ट्रैफिक पुलिसमैन और ट्रैफिक के मध्य तुलना की। उन्होंने कहा कि प्रकृति की जो स्थिति है या नेचर का जो रोल है वो एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह है, जो सामने आने वाले ट्रैफिक को यानी मनुष्य के क्रियाकलापों को रोक सकता है, उनकी गति को धीमा कर सकता है, लेकिन उनकी प्रवाह की दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता या हमेशा के लिए उनको रोक नहीं सकता है। तो ये विचारधारा कहती है कि मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों में दोनों
एक दूसरे के साथ सहयोगी हैं। प्रकृति की कुछ सीमाएं हैं जिनको मनुष्य को पालन करना पड़ता है, और मनुष्य की कुछ तकनीकी ज्ञान है जिनके आगे प्रकृति के तत्वों को भी झुकना पड़ता है। और ये सामंजस्य ही जो है मानव प्रकृति के संबंधों का आधारशिला है, मानव प्रकृति के संबंधों की आधारशिला है। और ये आपको कंक्लूजन में लिखना है। इसको ऐसे समझिए कि औद्योगिक क्रांति के पहले जब मानव का तकनीकी ज्ञान इतना संभव नहीं था कि प्रकृति के तत्वों में हस्तक्षेप कर सके या प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सके, उस समय तक वैज्ञानिक निश्चयवाद की या क्या बोलते हैं इसको प्राकृतिक भौगोलिक निश्चयवाद की अवधारणा का प्राबल्य था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद जब मनुष्य ने तकनीकी विकास किया, नए नए इंडस्ट्रीज का उदय हुआ, उन इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे उपकरणों का, बहुत सारी मशीनों का सृजन किया, और उन मशीनों ने जो है प्रकृति के बड़े बड़े भूखंडों को, बड़े बड़े शिलाखंडों को, प्रकृति के दुर्गम में क्षेत्रों को विजित किया। और विजित करने के बाद मनुष्य प्रकृति के समक्ष जो है प्रकृति की संभावना का प्रयोग करके मनुष्य प्रकृति के ऊपर विजेता के रूप में उभर करके सामने आया। लेकिन 1950 के बाद जो स्थिति आई, मनुष्य के द्वारा किए गए जितने भी क्रियाकलाप थे उससे प्रकृति में जो परिमार्जन हुआ, जो परिवर्तन हुआ, जैसे भौगोलिक ओजोन डिप्लेशन के रूप में जो चीजें हमारे सामने आई, भौगोलिक तापन के रूप में जो चीजें हमारे सामने आई, जलवायु परिवर्तन के रूप में जो चीजें हमारे सामने आई, और इसके साथ साथ भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ और सूखा की बढ़ती विभीषिका, वनाग्नि और बहुत सारी जो है प्राकृतिक प्रकोपों के रूप में जो चीजें हमारे सामने आई, उससे एक नए चिंतन का सृजन हुआ जो ये कहता है कि मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों को इस प्रकार से व्याख्या की जानी चाहिए, इस प्रकार से दोनों में बैलेंस किया जाना चाहिए कि मानव प्रकृति के मध्य जो है संतुलन बना रहे, क्योंकि मनुष्य से ही प्रकृति का अस्तित्व है और प्रकृति से ही मनुष्य का अस्तित्व है, क्योंकि बगैर संसाधन के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है और बगैर मनुष्य के संसाधनों का कोई वैल्यू नहीं है, प्रकृति के तत्वों का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तीनों विचारधाराओं के अध्ययन करने के पश्चात हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो नव निश्चयवाद की अवधारणा है वो मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों की व्याख्या करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, संतुलित व्याख्या करने में व्याख्या करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और संतुलनकारी विचारधारा है। इसलिए जो है विकास की प्रक्रिया में विभिन्न विकासशील और विकसित देशों को अपने विकास की अवधारणा में इस विचारधारा को सम्मिलित करना चाहिए।